देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, ज़बरदस्त में आज दो मुख्तलिफ शोबों के मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया है। दोनों का ताल्लुक अवाम से है, ये अलग बात है कि शोबे मुख्तलिफ हैं। एक का ताल्लुक सियासत से है और दूसरी जो हमारी मेहमान है उनका ताल्लुक शोबिस से है और सिंगिंग से है। पहले जो मेरे मेहमान हैं वो बहुत ही सीजन पॉलिटिशियन हैं, चीफ विप हैं पंजाब असम्बली में गवर्नमेंट के, और बहुत लुत्फ आएगा इनसे बात करके। बहुत सारे सवालात जो पब्लिक भी उनसे करना चाहती है वो हम आपकी तर्जुमानी करते हुए उनसे करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं राना अरशद साहब। Thank you for coming. Please have a seat. Thank you very much. और जो दूसरी हमारी मेहमान हैं वो सिंगर हैं और बाकायदा जो हमारी म्यूजिकल फैमिलीज़ हैं पाकिस्तान में उनसे उनका ताल्लुक़ है। और नूरजहां साहिबा से भी, जो मलका तरन्नुम नूरजहां थी, उनकी फैमिली से भी, उनसे भी उनका एक ताल्लुक़ है। और जब वो आएंगी तो फिर उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि मैडम नूरजहां से उनका क्या ताल्लुक़ है। हमारे साथ मौजूद हैं आशिया खान साहिबा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाई। बहुत बहुत शुक्रिया रान साहब, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ लाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच माय प्लीज। तो रान साहब लेडीज फर्स्ट से शुरू करें या नो इशू, यू विश। कोई इस्तेहकाक तो मजरू नहीं हो जाएगा रान साहब? नहीं शाह साहब, हमें दूसरों को इज्जत देना आता है, हमने बड़ों से यही सीखा है। और मैं समझता हूँ कि ख़वातीन का एहतराम जो है वो पहले है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इनको चले ऐसा करते हैं ना, हम यूँ करते हैं कि आपसे भी शुरू करते हैं और इनसे भी शुरू करते हैं। थैंक यू। अब ये सिंगर हैं और इन्होंने बताया कि भाई मैडम नूरजहां से भी इनका कोई ज़ाती ख़ानदानी मरासिम भी हैं, और फिर इन्होंने अभी वो गीत भी गाया मैडम का। आपका दिल चाह रहा है कि कोई इनसे कुछ सुना जाए इब्तिदा में, यहीं से शुरू कर देते हैं। जो आपका दिल चाहे फरमाइश कर दे। बाबा बुल्ले शाह का जो कलाम है, मैंने जाना है जोगी साहब के साथ, जोगी के साथ। नहीं मैं जाना, बाबा बुल्ले शाह जाना जोगी जो तुसी उर्दू जी बयान किया है, बाबे खुश हो गए होने। मेरा ख्याल है ये अगर ये सुनाएंगे तो पाकिस्तान के अवाम बहुत पसंद हो। राना अरशद साहब फ्रॉम लखनऊ। नी में जाना वाह, जोगी देना हो, नी में जाना जोगी देना, कन्नी मुंदरा पाके, कन्नी मुंदरा पाके, नी में जाना जोगी देना हो। नी जोगी नहीं कोई रूप है रब दा, पेस जोगी दा इसनू फबदा, इस जोगी मेरा जोड़ा कसिया, ए जोगी मेरे मन विच वसिया, सच आखा मैं कसम कुराने, जोगी मेरा दीन माने, इस जोगी मैनू कीता रोगी,
नी मैं इस जोगी, नी मैं इस जोगी, हुण होर न जोगी, नी मैं जाना जोगी देना। वाह वाह। कन्नी मुंदरा पाके, मथे तिलक लगा के, नी मैं जाना जोगी देना। वाह। आप चीफ विप हैं गवर्नमेंट की तरफ से पंजाब असेंबली में ना, तो ये इकट्ठे करना जब बिल पास हो रहा हो तो वो तो काबू ही नहीं आते एमपीएस, इसकी क्या वजह और कैसे काबू करते हैं फिर आप? नहीं, या किसके काबू आते हैं? हमने पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग करनी होती है, सबको ब्रीफ करना होता है, और ऑलमोस्ट जो मेंबरान हैं, ये पंजाब का जो हाउस है ये 297 जो है कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, और उसके बाद नॉमिनेशन ख़वातीन की रिजर्व सीटें डालकर ये 371 371 का ईवान है। और मैं समझता हूँ कि 206 हमारे मुस्लिम लीग के एमपीज़ हैं, इत्तेहादी डाल के हम कोई 245 के करीब हैं, और उसी तरह अपोजिशन के 107 के करीब हैं। लेकिन नामुकम्मल हाज़िरी उनकी होती है, ना हमारी होती है, क्योंकि एमपीज़ ने 5-6 लाख के अवाम की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। उनको हल्के में खुशी गमी पे जाना है, उनको सडनली घर के मामलात काम में, लेकिन बाहर के मामलात में फुली तौर पर टाइम देना होता है। अपोजिशन से खुश हैं आप? देखिए जी, वो भी हमारे भाई हैं, और मोस्टली वो जो उधर हैं वो हमारा हिस्सा कभी होते थे। तो इशू ये है कि आप में से भी तो बहुत सारे उनका हिस्सा होता था। जी ऐसे ही है, ऐसे ही है, कोई दो राय नहीं है। ऐसा अपनी गल ते सीरियस हो जाना। थैंक यू। मैं समझता हूँ कि मैं अपोजिशन से तवक्को रखता हूँ कि वो हमारे ऊपर तनकीद करें, लेकिन तनकीद बराए सलाह होनी चाहिए, अवामी इश्यूज को टेकअप करना चाहिए। जब हमारे ऊपर तनकीद करेंगे तो हम बेहतरी की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर वो कुछ ना करें, सिर्फ शोर मचाएं और एजेंडे की कापियां फाड़ें, तो वो मेरा ख्याल एजेंडा ना अवाम का है, ना उनका जाती है, ना उनके वोटर्स का है, वो उनका कुछ हद तक होता है, उसका फायदा अवाम को नहीं पहुंचता। लेकिन आप लोग भी जब ऑपोजिशन में रहे हैं तो यही सब कुछ हुआ है, डेस्क भी बजे हैं, एजेंडे की कॉपियां भी फाड़ी गई हैं, दस्तावेजात भी फाड़ी गई हैं, हमले तक हुए हैं। तो ये तो फिर नहीं, ये आप बात नहीं कहता कि होना चाहिए हमले, नहीं, मगर लेकिन उसकी एक लिमिट है। मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि 2018 के बाद मियां नवाज साहब को जिस तरह 2017 में बेटे से तनख्वाह ना लेने के जुर्म में प्राइम मिनिस्टर हैं और डी सीट कर दिया गया कि बेटे से तनख्वाह नहीं ली, मैं समझता हूँ किसी को भी नहीं निकालना चाहिए। जो अवाम का मैंडेट लेके आता है, 2/3 अक्सरियत, वो नून हो, पीटीआई हो या काफ लीग हो, एनीवन, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जिसको अवाम मैंडेट दे, उसको गवर्नमेंट का हक। बड़ी अहम बात कर रहे हैं आप कि आपने कहा कि किसी को भी नहीं निकालना। हाँ, नॉट एट ऑल, किसी को नहीं निकालना चाहिए। आशिया साहबा, किस घराने से ताल्लुक है आपका? शाह जी, मेरा एक्चुअली प्रॉपरली हमारी फैमिली में 2-3 सिंगर्स हैं माशाल्लाह, रफाकत अली खान साहब, हुमैरा, और हमारी ये फैमिली है सारी, और शी इज़ माई फर्स्ट कज़न। अच्छा अच्छा। और रफाकत भाई भी मेरे कज़न है। अच्छा अच्छा अच्छा। और मेरी गुड लक ये हुई है, खुशकिस्मती, कि जो मेरी शादी हुई वो मैडम नूरजहां के ग्रैंडसन है, उनसे हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा। उनकी दादो हैं मैडम नूरजहां, जो मेरे हस्बैंड हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। वो शोबिज़ में नहीं है माशाल्लाह, वैसे वो अपना प्राइवेट बिजनेस वगैरह करते हैं। ठीक है। तो आपका ही कहना है कि मोहतरमा जो है वो आपकी एक तरह से सास हुई है? नहीं जी, दादी सास। अच्छा, ये फरमाइए कि कौन सा गाना वो अपनी दादी का आपसे सुनते हैं? अच्छा, वो एक्चुअली थोड़ा सा म्यूजिक से थोड़े दूर रहे। अच्छा। क्योंकि वो बोर्डिंग में पढ़े। अच्छा। और उसके बाद फिर उनको मतलब दादो, उनको तो ये है कि वो दादो थी, लेकिन जो हमारे जैसे लोग उनको प्यार करने वाले हैं, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली, हम लोग जो म्यूजिक से रिलेटेड है, मैं नहीं, ओवरऑल हमारी पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ म्यूजिक सुना जाता है, वहाँ आपको पता मैडम नूरजहां का पहला नाम है। तो वो उस रिलेशन से म्यूजिक, बस वो ठीक है, दादो का ये गाना, मैं फिर उनको बताती हूँ कि नहीं, दादो का ये गाना, और उनकी वजह से तो आपको पता है आजकल सारे सिंगर्स
खा भी रहे हैं, कमा भी रहे हैं। पूरे सब कॉन्टिनेंट में भी उनके गाने आज तक। गजलें हम लोग जरा बैठ के शौक से सुनते हैं। मैं उनके साथ सुनती हूँ बैठ के कि ये सुने दादो की ये गजल सुने, ये क्या कैसी थी। आखिरी गजल कौन सी सुनाई आपने मुझे? मैं तो घर में शादी चलते फिरते गाती रहती हूँ। अच्छा। हाँ जी, तो उनकी तो माशाल्लाह बहुत बहुत, आपको तो पता है गजलें तो बाकमाल है। तो उनकी जो ना मिल सके वही बेवफा। चलिए यही थोड़ा सा सुना दीजिए। जो ना मिल सके वही बेवफा, ये बड़ी अजीब सी बात है। जो चला गया मुझे छोड़कर, वो ही आज तक मेरे साथ है। जो ना मिल सके वही बेवफा, जो किसी नजर से ता हुई वही रोशनी है ख्याल में। वो ना सके रहूं मुंतज़िर, ये ख़लिश कहाँ की विसाल। क्या बात है। वो ही आँख है मेरे रूबरू, उसी हाथ में मेरा हाथ है। जो चला गया मुझे छोड़कर, वो ही आज तक मेरे साथ है। जो न मिल सके वही बेवफा। मैडम का कौन सा गाना आपको सबसे ज्यादा पसंद रहा? तू जे मेरे हमेशा कोल रहे ते मैं दुनिया पर दिल देखे दुनिया। तो ये गाना बहुत अच्छा है। ये एक पूरा आइडिया था उनका, और मैं समझता हूँ कि मैडम नूर जहां जो बरे आज़म एशिया की बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर उनको अल्लाह ने इज्जत दी, और हमें मान है उन पर। बहुत सही मैडम साहब। मैंने पता नहीं क्यों लगता है कि राणा साहब नींदर जी गल्लां करी जा रहे। नाज़रीन कहीं नहीं जाइएगा, थोड़े वक्त बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। हमारे साथ मौजूद हैं आशिया खान साहिबा, हमारे साथ मौजूद मोहतरम राना अरशद साहब। आप देख रहे हैं जबरदस्त। जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। आशिया साहब तुसीं एक गल नोट की, राणा साहब ने जिन्नियां गल्लां कीतियां ने मुल्क और कौम दियां कीतियां। भाभी ते रोटी लेके आन ना तो कहते ने मुझे बस एक रोटी दिया करो, बाकी मुल्क और कौम के लिए छोड़ दो। ये तो बहुत अच्छी बात है। एक चम्मच चौल दा खांदे ने, कहते बाकी मुल्क और कौम में बांट। पिछले दिन तुहानू पता कणक ही नहीं किसी ने ली, क्यों? वो मुल्क और कौम ने भी नहीं ली। इस वक्त गरीब आराम से जो रोटी खाता है उसका सेरा चीफ मिनिस्टर पंजाब के सर पे है, क्योंकि रोटी तो सब ने जिंदा रहने के लिए खानी है। लेकिन गिला तो बहुत है किसानों को। वो इशू ये है ना, हमने उनको सब्सिडी दी है, जिम्मेदार को हमने अल्हम्दुलिल्लाह ब्लाइज किया है किसान कार्ड की शक्ल में, ग्रीन ट्रैक्टर की शक्ल में, सोलर जो ट्यूबवेल थे उसको सोलर सिस्टम दिया है। और किसान कार्ड जिसको नहीं मिल रहा, नहीं, किसान कार्ड जो डिमांड करता है उसको मिलता है। अगर किसी को गिला हो कि नहीं मिल रहा डिमांड के बावजूद, तो मैं समझता हूँ कि हमारा जो वन विंडो ऑपरेशन है, जो ऑफिसर्स हैं वो मौजूद हैं, सीएम कंप्लेंट सेल मौजूद है, हर ज़िले का डीसीएसी मौजूद है, हम खुद मौजूद हैं, और अगर इशू होते हैं कहीं पैदा तो वो टेकअप करना हमारी जिम्मेदारी है। वाह। और मैं समझता हूँ कि अगर कोई ऑफिसर या हमारी टीम की नेग्लिजेंसी है तो उस पर चीफ मिनिस्टर भी एक्शन लेते हैं, और हम खुद को भी अपने आप को आवाम के सामने जवाब दे समझते हैं। राणा साहब का किसान ना कणक रात नूं वढ़दा हुंदा है, सवेरे धुप हुंदी यार, मैं नहीं वढ़दा। आशिया, राणा साहब अब हमारा सेगमेंट है जबरदस्त, पब्लिक सब जानती है, सो लेट्स सी पब्लिक आप लोगों से सच क्या जानना चाहती है। जनाब
आशिया जी, आप कितनी खूबसूरत हैं, आपने फिल्मों में काम क्यों नहीं किया? अगर आप काम करती तो किसके साथ करती? खूबसूरती की जहाँ तक बात है वो तो खुदा की देन है शाह जी। और मुझे एक्टिंग नहीं आती, मुझे एक्टिंग नेचुरली नहीं आती, तो बस इतनी सी आती है कि अपने गाने पे परफॉर्म कर लें और अपने वीडियो में। और मुझे मूवीज में आने का शौक भी नहीं था, इसलिए भी मुझे ऑफर्स हुई भी थी, तो लेकिन मैंने एक्सेप्ट नहीं की, क्योंकि एक चीज में आप है ही नहीं इतने एक्सपर्ट, तो फिर आपकी उसमें दिलचस्पी नहीं। जी, दिलचस्पी। लेकिन ऑफर किसने किया आपको? मुझे शाह जी हमारे पाकिस्तान में एक दो ही नाम है बस। मुझे नूर साहब ने भी की थी। अच्छा, नूर साहब ने भी की थी जब मैं मेरी एक दफा उनसे मुलाकात हुई थी। और बाकी ड्रामों के लिए भी मुझे ऑफर्स हुए थे, हमारे बड़े बड़े अच्छे एक दो हैं डायरेक्टर्स, तो बस मैंने उनको स्ट्रेट अवे कह दिया था कि जी मुझे एक्टिंग नहीं आती। मगर आपको हीरो कौन सा पसंद है पाकिस्तान में? जो टाइम चल रहा है इसमें बिलाल अब्बास है। अच्छा, बिलाल अब्बास पसंद है आपको? यस, और दानिश तैमूर है। हुमायूं सईद और शान जो लोग हैं ये तो हमारे सीनियर्स में आ गए, तो ये तो माशाल्लाह इनको तो अल्लाह ने बहुत इज्जत दी है, सबको ही दी है, बट मुझे इस टाइम जो पसंद है और मेरा दिल करता है कि मैं इमरान अब्बास के लिए OST भी गाऊं। वाह, बिलाल अब्बास के लिए इमरान अब्बास? यस, बिलाल अब्बास। चलिए, अगर आपसे कहा जाए बिलाल अब्बास को कौन सा गाना डेडिकेट करेंगे आप? वो पहले अपने डेडिकेट से पूछ लीजिए। वादा करो साजना, छू के मुझे तुम अभी, जीवन की इस राह में, हर गीत हर आह में, बिछड़ेंगे ना हम कभी, बिछड़ेंगे ना हम कभी, वादा करो साजना। ब्यूटीफुल जनाब। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, हम आपको 30 साल से ऐसे ही देख रहे हैं। आप कौन सी खुराक खा रहे हैं? ना आप बूढ़े हो रहे हैं ना जवान। वही एक रोटी एक चावल, बाकी कौम के लिए। जी शाह साहब, मैं समझता हूँ कि ये आपका प्रोग्राम का नाम है ज़बरदस्त। और माशाल्लाह आप और आपकी टीम वाकई ज़बरदस्त है। और आपके ख्यालात से पूरी कौम को ऑक्सीजन मिलती है। और मैं समझता हूँ कि मेरी सेहत की भी निशानी वही है कि मैं आवाम में ही ज़िंदा रहना पसंद करता हूँ, उनके साथ रहना चाहता हूँ, क्योंकि ज़िंदगी और मौत का इख्तियार अल्लाह ताला के पास है और वो कुछ छीन नहीं सकता। बचपन से घर वाले खाना खिला रहे हैं सर, वो नहीं याद आपको है? मैं समझता हूँ कि घर वालों का अपना रोल है, अली का अपना रोल है और अवाम का अपना रोल है। राणा साहब वर्गा बंदा तकरीर तो एन 5 मिनट पहले पढ़िया जाता। 2 मिनट चल के आ रहे हैं तो करने। नाज़रीन कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्त में वापस आते हैं। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। हमारे साथ मौजूद हैं आशिया खान साहबा और राना साहब। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और आशिया साहबा, राना साहब, हमारा सेगमेंट है, इसका नाम है कैथारसिस। राना साहब, एनी रिग्रेट इन लाइफ? जब मैंने मैट्रिक किया तो मुझे इस चीज़ का दुख हुआ कि मैंने इंजीनियरिंग साइड को सिलेक्ट किया। अच्छा। और मेरा ज़हन था कि मैं सिंपल ग्रेजुएशन करके ला करता, और उस चीज़ का मुझे अफसोस रहा कि मैं कोर्स में जाता था लेकिन मैं लायक नहीं था और लायक बन ना सका, तो उस चीज़ की मैं कमी महसूस करता हूँ। लॉ न पढ़ने का आपको अफसोस है? अफसोस है। मोहतरमा, एनी रिग्रेट इन लाइफ? मैं बहुत छोटी थी तो मेरे अब्बू की डेथ हो गई। तो जब मैंने शोबिज़ में काम स्टार्ट किया, कुछ चीज़ों में सक्सेस मिला, ट्रैवलिंग भी की इंटरनेशनली और सब कुछ किया, और मैंने अपने अब्बू को प्रॉपरली अब्बू के साथ टाइम नहीं गुजारा। क्या उम्र थी आपकी जब आपके वालिद का? मेरे ख्याल से 10। अच्छा, बहुत छोटी थी। 10-11 इयर्स की थी। मुझे याद है। और टाइम नहीं स्पेंड कर सके, जैसे एक बाप के साथ है कि आप टाइम स्पेंड करते हैं, उनकी खिदमत। मेरी जो बड़ी सिस्टर्स हैं उन्होंने मेरे अब्बू की बहुत खिदमत की है, तो मुझे हमेशा इस बात का दुख होता है कि जब मैंने होश संभाला तो मेरे अब्बू नहीं थे। तो ये इस बात का मुझे
दुख भी है और बड़ी तकलीफ भी होती है सोच के। क्या एक दो चीजें जो आपके हाफजे में हैं, जी, जो फ्लैशेस में आती हैं कि मेरे वालिद बिल्कुल के है, साथ? टाइम गुजारा है, याद है अब्बू के साथ। अब्बू को एक तो मैंने बहुत बीमार देखा है, मुझे जहाँ तक याद है कि मेरे अब्बू बहुत तकलीफ में होते थे और हमें उस तकलीफ में, मेरी मुझसे बड़ी एक सिस्टर है, वो मेरी ऑलमोस्ट हम सेम ही है, हम दोनों को अपने पास बिठाते थे और हमसे बातें करनी और मेरी बहन को कहना कि मुझे ना टेक लगा के बिठाओ। मेरी सिस्टर ने उनको टेक लगाना और मुझे थोड़ा थोड़ा ये चीज़ें याद है। दिल बहल जाता होगा। दिल बहलता था और हमसे जैसे बच्चों से हमारे लिए उन्होंने अपने तकिए के नीचे कैंडीज भी रखी होती थी। मुझे कहना इधर आओ, यहाँ बैठो। सोनिया मेरी सिस्टर का नाम है, उसको कहना सोनिया आप और आशू इधर बैठो। मुझे आशू कहते हैं प्यार से और मुझे उन्होंने मेरा नाम आशू रखा और आज तक मुझे सब प्यार से आशू ही कहते हैं। तो बस मुझे अपने हल्की हल्की अपने अब्बू की वो याद आती हैं, कुछ शबीह याद है, कुछ बातें याद आती हैं। अगर पूछूं सबसे ज्यादा किस मौके पे आशिया को अपने वालिद याद आए, तो ना किस मौके पे बहुत ज्यादा याद आए? जब मैं अपनी बेटियों को देखती हूँ कि उनके वालिद प्यार करते हैं। ओह, अब जो मेरे घर में जो मैं 24 आवर्स एक चीज़ देखती हूँ और मैं 100 टाइम्स, बाज़ औकात नहीं 100 टाइम शाजी मैं रो पड़ती हूँ, क्योंकि मेरी बेटियाँ एक तो माशाल्लाह वो बहुत लाडली हैं, अपनी पुप्पियों की भी और अपने बाप की भी। जब मैं उनको देखती हूँ कि वो बेटे से ज़्यादा बेटियों को कंधे पे बिठाते हैं, इधर कंधे पे बिठाओ, प्यार करते हैं, माथा चूमते हैं और उनकी हर वो चीज़ पूरी करते हैं जो वो मुंह से निकालती हैं। करने वाली तो अल्लाह की ज़ात है, लेकिन उनकी कोशिश होती है कि जो नूरजहां ने कह दिया, जो मन्हा ने कह दिया, वो मैं पूरा कर दूँ। और जिक्र किया है एक ऐसे मोमेंट का जो आपकी ज़िंदगी का यादगार लम्हा है, मगर यही जो वाक़या उसमें हुआ था कि किसी भी जो इंतज़ामिया है उसके आदमी का इस तरीके से सरेआम अपनी इंतज़ामी जिम्मेदारियों को छोड़ के किसी भी सियासी अमल का हिस्सा बन जाना जो है, और इस तरीके से सरेआम बनना, आप जाएं खामोशी से इस्तीफ़ा दें, उसके बाद जो मर्जी करें, आप समझते हैं ये अच्छी रिवायत थी? मैं समझता हूँ, और उसको इनकरेज करना चाहिए था उस वक्त। नहीं, एक डिसिप्लिन फोर्स है। हाँ, तो डिसिप्लिन तो नहीं रही। नहीं, उसने पहले वर्दी को विड्रा किया, वो सियासी बना दिया ना, और वर्दी को उसने कहा कि मैं अब रिजाइन करता हूँ और सारा अमल सियासी हो गया। इस्तीफा देने के बाद आपकी बात ठीक है। तो एक सियासी वर्कर की हैसियत से आप क्या समझते हैं, ये सोच ठीक है? मैं समझता हूँ कि अगर दोनों लिहाज से लिया जाएगा तो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। आशिया साहिबा की जिंदगी का सबसे गमगीन लम्हा? मेरी माँ का जाना शादी, वो आज तक वो भूलता ही नहीं है, क्योंकि जब छोटी थी तो अब्बू की डेथ हो गई। फिर मैंने अपनी अम्मी के लिए बहुत स्ट्रगल की। मैंने अपनी अम्मी के साथ जितना फिर अपने बाप के साथ टाइम नहीं गुजारा, फिर उससे कई गुना ज्यादा अपनी अम्मी के साथ माँ बाप दोनों फिर एक ही शख्स। तो मेरी अम्मी शाजी मुझसे बहुत प्यार करती थी, क्योंकि मैं बेसिकली म्यूजिक इंडस्ट्री में आई ही अपनी अम्मी के लिए थी। मैंने बस थोड़ा सा उनको सपोर्ट भी किया, मतलब फाइनेंशियली भी। फिर वो इतनी क्रिटिकल बीमार हो गई कि उनका एक्सपेंसिव इलाज था, जो कि मैं नहीं, अल्लाह माफ़ कर दे, मतलब अल्लाह ने मुझे एक जरिया बना दिया, क्योंकि मेरे फादर की डेथ हो गई तो अम्मी का जो एक इलाज था वो बहुत एक्सपेंसिव था। तो वो फिर मैं जो भी काम करती थी वो फिर मैं अम्मी के लिए उसको सारा करती थी। और कब तक वो हयात रही? अम्मी की डेथ हुई जी ये 2013 में। 2013। तो मैंने गाना स्टार्ट किया शाजी आई थिंक 2002-3 में, मतलब मैं 15 साल की थी। 15 मैंने बहुत काम किया शाजी, मैंने बहुत कॉन्सर्ट्स किए, मैंने बहुत शोज किए। बस वो ऐसा हुआ कि मैंने थोड़ा सा अपना स्कोर नहीं बनाया, कुछ म्यूजिक एल्बम नहीं बनाए कुछ, लेकिन ये है कि मुझे फील्ड में अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पांस था। जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजर हैं, हमारे जितने भी लाइव शोज में हमारा मेरा एक अच्छा पैकेज था जिसमें मैं ट्रैवल करती थी। मैंने बहुत काम किया है। तो आपकी अपनी वालदा से आखिरी क्या बात हुई थी? जिस दिन अम्मी की डेथ होनी थी, उनको आप बिलीव करें कि मगरिब की अजान हो रही थी, तो मैंने उनको हॉस्पिटल एडमिट करवाना था। तो उनको कुछ इंजेक्शन लगने थे, तो मैंने कहा, अम्मी ने मुझे कहा मत लेना, वो बहुत एक्सपेंसिव है, मेरी अब तबीयत ठीक नहीं है। तो मगरिब की अजान शुरू हो गई, तो मैं अपनी अम्मी को खुद मिला रही थी। तो मैंने कहा नहीं, अभी हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। तो अम्मी ने कहा वो बहुत महंगे इंजेक्शन है, 1-1.25 लाख रुपए के, ना लेना, ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा क्यों नहीं ज़रूरत, मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे, ये रियल बात है शाजी। तो बस मैंने उनको गुस्ल दिया बातें करते करते। तो आखिरी बात उनकी शाजी हुई, उन्होंने कहा कि तुमने मेरी इतनी खिदमत की आशिया। मैंने कहा जल्दी तैयार हो, मैंने आपको एडमिट करवाना है, हॉस्पिटल जाना है, हमने डॉक्टर वेट कर रहे हैं। तो वो मैं इनको कपड़े खुद पहना रही हूँ अपने हाथ से। तो उन्होंने मुझे कहा कि आज की मेरी बात लिख लेना जिंदगी में, कि तुम इधर भी ठंडी, इस जहान में भी, अगले जहान में भी, तुम्हारे हर मैदान में तुम्हें इज्जत मिलेगी, हर मैदान तुम्हारा फतेह होगा।
और तुम जो अल्लाह से मांगोगी वो तुम्हें मिलेगा। और शादी ऊपर से अजान भी हो रही थी। मैंने कहा ठीक है आपकी मेहरबानी। मैंने कहा अभी तक जितनी दुआएं दी हैं लग तो रही नहीं। उन्होंने कहा तुम गठरी खोलती जाना और दुआएं लगती जाएंगी तुम्हें। और मुझे हैं शादी में, आप बिलीव करें, मैंने बिल्कुल म्यूजिक की प्रॉपर क्लासेस नहीं ली, पर मैं जब स्टेज पे खड़ी होती हूँ तो मुझे लगता है कि खुदा की कुछ ताकत मेरे साथ खड़ी होती है। मैंने अल्लाह से बेटा मांगा, मुझे बेटा मिला, बेटियां मिली। मैंने बहुत एफर्ट किया लाइफ में, बहुत ज़्यादा। और फिर मैं इनसे बात कर रही हूँ, मैंने इनको शावर दिया तो वो मुझे मैंने कहा मैं अब चेंज करके आती हूँ, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। तो मुझे वो बच्चा, मेरी सिस्टर आई, उसने कहा अम्मी की डेथ हो गई। मुझे लगता है कि बस वो ऐसे मेरी आंखों से ओझल हो गई हैं। और आज तक उनकी दुआएं उनकी हैं मेरे पीछे शाजी दुआएं। और मुझे अल्लाह ने हमेशा किसी चीज़ से महरूम नहीं रखा। अगर मैं आपसे पूछूं कि यकीनन हर वक्त ही कहीं ना कहीं किसी न किसी बात पे बुजुर्ग याद आते हैं, जाने वाले याद आते हैं, मैं पूछूं कि जाने के बाद सबसे ज़्यादा आपको अपनी माँ किस दिन किस मौके पे याद आई? अब जब हम सोचते हैं शादी के बाद के अम्मी के घर जाना, वो नहीं है। बस वो मोमेंट्स में ईद होती है तो ठीक है, भाइयों के घर होते हैं, सबके होते हैं, लेकिन जब मेरी बेटी मुझसे पूछती है कि मामा जैसे आप मेरी मामा है, आपकी मामा का है, फिर मैं उनसे कहती हूँ कि फिर मैं उनको पिक्चर दिखाती हूँ कि ये मेरी मामा थी और ये बस कहीं दूर रहती हैं, पाकिस्तान में नहीं रहती। तो इस तरह मैं उनको, फिर वो कहती हैं हम भी चलें नानो। जब दिल करता है कि अम्मी के घर जाएं, तो फिर जब ये होता है कि अम्मी का घर नहीं है, माँ वहाँ नहीं है, वहाँ माँ नहीं है वहाँ, तो जी फिर तो अपने इंडिपेंडेंट तो सबके घर हैं, बहन भाइयों के तो होते हैं, लेकिन एक माँ का घर जो जब अम्मी की डेथ हुई तो मेरी शादी नहीं हुई थी, तो तब मैं अम्मी का घर बना के बैठी हुई थी। मैं अपनी सिस्टर से कहती थी आपने आना है, आपने हर ईद पे आना है, आपने हर शबरात पे आना है, दिन त्यौहार पे आना है। तो इन डेज में जरा बहुत कमी बहुत फील होती है। अल्लाह ताला आपकी वालदा के दर्जात बुलंद फरमाए, थैंक यू सो मच, सब्र जमील अता फरमाए जी, आमीन। राना साहब, सबसे गमगीन लम्हा, इतने तवील आपका पॉलिटिकल करियर है, ज़ाती ज़िंदगी है, सबसे ज़्यादा गमगीन लम्हा आपकी ज़िंदगी में? मेरी वालदा इधर PIC लाहौर में एडमिट थे और उनका सुबह ऑपरेट होना था, तो ऑपरेट होने से पहले उनकी डेथ हो गई। तो क्योंकि मेरी माँ ने मुझे बड़े लूट प्यार से, मोहब्बत से, मैं तीसरी चौथी पाँचवीं क्लास में लाहौर में पढ़ता रहा, फिर इधर हायर सेकेंडरी स्कूल है घोड़े शाह में, उधर मैंने 8 क्लास तक था, फिर शाहकोट में 9th और 10th की, उसके बाद फिर लाहौर पढ़ने के लिए आ गया। तो मेरी वालदा की दुआएं थीं और उनका 2005 में उनकी डेथ हो गई। तो वालदा की डेथ, उससे पहले वालिद साहब की डेथ हो गई थी। वालदा और वालिद से आखिरी मुकालमा क्या हुआ था? बस वो वालदा को जब PIC में रात को इकट्ठे थे, तो वो जब डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेट होना है, तो मैंने वालदा से कहा कि ये पैसे आपके हैं और ये हमने जमा करा दिए हैं, सुबह ऑपरेट होना है। तो वालदा कहती कि ये आप क्यों इतना खर्च कर रहे हैं? तो मैंने कहा कि नहीं, ये आपकी खिदमत के सिले में कुछ भी नहीं है। तो अफसोस कि वो पैसे जमा ही रहे और मेरी वालदा की सुबह डेथ हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब, आप तशरीफ लाए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। आशिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ लाई। और आखिर में कुछ सुना दीजिए हमें, फिर उसी पर प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। हकीकत का अगर अफसाना बन जाए तो क्या कीजिए, गले मिलके भी वो बेगाना बन जाए तो क्या कीजिए। खुदा का घर समझ रखा है अब तक हमने जिस दिल को, अगर उसमें भी एक बुत खाना, अगर उसमें भी एक बुत खाना बन जाए तो क्या कीजिए, हकीकत का। थैंक यू वेरी मच।